हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिबरेशन आईएएस। माई सेल्फ भारती गौतम। और हम लास्ट क्लास में जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स डिस्कस कर रहे थे और हमने क्लास एंड करी थी पॉजिटिव फीचर्स ऑफ दिस बिल के पे हमने ये क्लास एंड करी थी। तो पॉजिटिव फीचर्स मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, आप फिर से देख सकते हैं। ये सब इस बिल के जो हैं पॉजिटिव फीचर्स हैं। अब आज हम जो है इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों डिसेंट क्यों है, नेशनल वाइड डिसेंट क्यों है बिल के अगेंस्ट, लोग जो है इसे अपोज क्यों कर रहे हैं, फार्मर्स भी अपोजिशन भी, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसमें आप सभी वीडियोस, सभी कोर्सेज़ की सभी वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। 1 साल के लिए और 2 साल के लिए ये सब्सक्रिप्शन होता है। और आप 10% डिस्काउंट लेने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं RAJA। तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 1 साल के कोर्सेज़ पे भी और 2 साल के कोर्सेज़ पे भी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड। अब हम अपनी क्लास को रिज्यूम करते हैं। हम जो है बिल के अगेंस्ट जो है डिसेंट क्यों है, लोग जो हैं इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहली बात है कि इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। क्योंकि सेंटर ने जो है बिना स्टेट के साथ डिस्कस करे, बिना स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करे, फार्मर्स के साथ डिस्कस करे, ये बिल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है और बहुत हेस्टली पास कर दिया है। राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ था, उसके बाद सेंटर ने वॉइस वोट से ये वो बिल जो है पास कर दिया है। अब बस प्रेसिडेंट का साइन होना रह गया है, उसके बाद ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा। तो स्टेट्स का कहना है कि एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स जो हैं दे आर स्टेट सब्जेक्ट्स। शेड्यूल 7 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिस्ट 2 में स्टेट सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आते हैं। एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आर स्टेट सब्जेक्ट। तो सेंटर को राइट नहीं है इसके बारे में इसके ऊपर बिल बनाने कोई भी एक्ट या बिल बनाने का। पर जो ऑन कंट्रारी सेंटर का जो कहना है, जो आर्ग्यू कर रहा है, सेंटर आर्ग्यू करता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड आइटम्स, ट्रेड और कॉमर्स फूड आइटम्स में कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं, पर सेंटर का लॉ जो है वो सुपरसीड करता है इन केस दोनों जो है एक दूसरे के कुछ कॉन्ट्रारी हैं, दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट है, ऑपोजिट हैं। तो सेंटर का कहना है कि ट्रेड और कॉमर्स इन फूड आइटम्स जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए सेंटर के पास पावर है टू मेक द लॉज इन रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फूड आइटम्स। तो फिर भी ये अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, क्योंकि स्टेट को एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो एक बार स्टेट का भी जो है राय लेनी चाहिए थी। और बाकी जैसे कि फार्मर्स हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, आड़तिए हैं हमारे, इन सब की राय लेनी चाहिए थी ना। और प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था लोकसभा और राज्यसभा में। इतनी हेस्टली ये बिल पास नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरा जो इशू है वो है कि फार्मर्स को अभी डर है कि एमएसपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी ख़त्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि बिल में प्रोवाइड किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि एमएसपी से ऊपर या एमएसपी पे ही साइन हो। कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी प्राइस पे साइन होने चाहिए। बस प्रोसेस जो है हमारा, जिस प्रोसेस से हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस प्राइस पे हम पहुँचे हैं, वो प्रोसेस क्लियरली लिखा होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई हम इस प्रोसेस से इस प्राइस पे पहुँचे हैं। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो एमएसपी से ज़्यादा ही हो, वो एमएसपी से कम भी हो सकता है। तो इन लॉन्ग रन इट में लीड टू जो है फिनिशिंग ऑफ एमएसपी इन लॉन्ग रन में ये जो है एमएसपी को ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो बिल सेकंड है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स फार्मिंग है, वो इट में लीड टू द एंड ऑफ एमएसपी इन लॉन्ग रन। तो क्रिटिक्स का व्यू है और एक और बात ये है कि एपीएमसीज जो हैं वो लॉन्ग रन में ख़त्म हो सकती हैं इस चीज़ से, जिसमें कि हम बिहार का एग्जांपल देख सकते हैं। बिहार का एग्जांपल हम, क्योंकि बिहार ने एपीएमसीज 2006 में ख़त्म कर दी थी। पर एपीएमसीज ख़त्म क्यों हो जाएंगी? एपीएमसीज ख़त्म इसलिए हो जाएंगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेड एरियाज़ में हमारे टैक्स नहीं लग रहे हैं, तो कॉरपोरेट्स जो हैं फेवर करेंगे, मतलब प्रेफर करेंगे कि वो जाके ट्रेड एरियाज़ में ट्रेड करें। तो इनिशियली कॉरपोरेट्स के पास बहुत पैसा होता है, तो वो अच्छे प्राइसेस देंगे फार्मर्स को, अच्छे प्राइसेस देंगे टू इंक्रीज़ देयर मार्केट, टू इंक्रीज़ देयर रीच।
तो फार्मर्स भी प्रेफर करेंगे कि वो ट्रेड एरियाज़ में ट्रेड करें, ना कि एपीएमसीज़ में ट्रेड करें। तो धीरे धीरे जो है एपीएमसीज़ का यूज़ ख़त्म होता चला जाएगा, तो एपीएमसीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब डैमेज हो जाएगा, विच इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट। जब फार्मर्स जो हैं, जब एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और कुछ टाइम बाद जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने प्राइस डिक्टेट करने लगेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो लॉन्ग रन में उन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो उसके बाद जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें ट्रेड एरियाज़ में ही इन कॉरपोरेट्स के साथ, इन रिटेलर्स के साथ, इन होलसेलर्स के साथ ट्रेड करें, ना कि एपीएमसी में ट्रेड करें। तो इससे क्या होगा कि बिग कॉरपोरेट्स जो हैं वो जो है प्राइस डिक्टेट करेंगे, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास, मार्जिनल फार्मर्स के पास इतना बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। बिग कॉरपोरेट्स हैव मोर बार्गेनिंग पावर, और 85% ऑफ आवर फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये लॉन्ग रन में, एक तो फार्मर्स को डर है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा डर है कि एपीएमसी का मतलब मोनोपोली ख़त्म होने के वजह से लॉन्ग रन में एपीएमसीज भी ख़त्म हो जाएंगी। तो जो क्रिटिक्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट से लिंक कर दिया जाए, एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट से लिंक कर दिया जाए, और जो बाहर आउटसाइड ट्रेड एरिया जो ट्रेड हो रहा है उसे उसे भी रेगुलेट किया जाए बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करे, एक मैकेनिज़्म हो, प्रॉपर मैकेनिज़्म हो, ऐसे ही ना छोड़ा जाए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, और हमारा एग्रीकल्चर जो हमारे फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मोस्टली 85% ऑफ देम आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे इन ट्रेड एरियाज़ में बिग कॉरपोरेट्स के साथ डील करते टाइम। तो इसलिए इतना ज़्यादा नेशनल वाइड डिसेंट है, नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग जो है अगेंस्ट हैं इस बिल के, वो इसलिए हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ नो मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये लिखा हुआ है कि आपको आप प्राइस पे कैसे पहुँचे हो, ये आपको बताना है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस आया है उस पे आप कैसे पहुँचे हो, ये आपको बताना है। ये पर और इसकी मैकेनिज़्म बतानी है, लेकिन मतलब किस प्रोसेस से आप उस प्राइस पे पहुँचे हो ये आपको बताना है। पर ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ भी हो सकता है, मतलब प्राइस एमएसपी से कम भी हो सकता है, एमएसपी से ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और नई बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही होते आ रहे हैं इन फूड ग्रेन्स, और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं शुगर केन में होते हैं, पोल्ट्री सेक्टर में होते हैं, दे आर कॉमन। तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बतानी है, लेकिन वो हम कॉरपोरेट्स को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो किसी भी प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, वो जो कि एमएसपी से कम भी हो सकता है। तो लॉन्ग रन में फार्मर्स जो हैं वो डरे हुए हैं इसमें, क्योंकि फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। इनिशियली तो ये कॉरपोरेट्स अच्छे प्राइसेस देंगे अपना रीच बढ़ाने के लिए, पर फाइनली दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो इट मे लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एज वेल। नेक्स्ट थिंग इज़ ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ इससे फूड सिक्योरिटी अंडरमाइन हो रही है। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल जो है ये डीरेगुलेट कर रहा है प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स। कितना भी कोई होल्ड कर सकता है, कितना भी कोई स्टोर कर सकता है, इससे ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जितने भी ये बड़े कॉरपोरेट्स हैं, ये जब प्राइसेस कम होंगे तब जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी सीरियल को, किसी भी फूड प्रोडक्ट को स्टोर करके रख लेंगे, और जब प्राइस राइस होगा तो उसे निकालेंगे। दूसरी बात, ये जब उसे होल्ड करके रख लेंगे, जब हमारी सीज़न की फ़सल आती है किसान की हमारी, तो उस टाइम पे ये लोग रेडी नहीं होंगे किसान से ख़रीदने के लिए। ये लोग रेडी नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना सब इकट्ठा पड़ा हुआ है, होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ है। तो ये किसान से ख़रीदने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो किसान मजबूर हो जाएगा कम प्राइस पे बेचने के लिए। तो इट विल लीड टू आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन। तो किसान को लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं है इस अमेंडमेंट से। सेकेंड थिंग इज़ ये स्टेट अब जो है प्राइवेट सेक्टर होल्ड करके रखेगा जो ये फूड आइटम्स हैं, फार्म प्रोड्यूस हैं, इनको। तो स्टेट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, कितना स्टॉक जो है हमारे पास अवेलेबल है, स्टेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, विच विल लीड टू अंडरमाइनिंग द फूड सिक्योरिटी, और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ।
नेक्स्ट थिंग इज़ कोई भी कंसल्टेशन नहीं लिया गया है फार्मर से, कोई भी स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन नहीं लिया गया। बिल जो है हेस्टली पास कर दिया गया है, तो इससे जो है नेगेटिव स्पेकुलेशंस बढ़ जाती हैं फार्मर्स के अंदर कि बिल में कुछ खराबी है, इसलिए ये बिल जो है इतनी जल्दी जल्दी में पास किया गया है। वन मोर थिंग इज़ जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, इसमें जो हटाने की बात की गई है कि फार्मर किसी भी स्टेट में किसी भी मंडी में जाके बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होएगा फार्मर्स को। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना अपने फार्म प्रोड्यूस को स्टोर और उसे ट्रेवल करने के लिए पैसा नहीं होता, तो उनकी मजबूरी है कि वो पास वाली मंडी में ही बेचें अपना सामान, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा एपीएमसी डिसमेंटलिंग जो है, एक और कारण है एपीएमसी डिसमेंटल होने का, जो ये एपीएमसी डिसमेंटल हो जाएंगी क्योंकि टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, तो कॉरपोरेट्स बाहर ही जाके, एक तो ये कारण है कि कॉरपोरेट्स अच्छे प्राइसेस देंगे तो फार्मर्स जो हैं बाहर एपीएमसी को छोड़ के बाहर प्रेफर करेंगे। और कॉरपोरेट्स बाहर से क्यों खरीदेंगे, एपीएमसी से क्यों नहीं खरीदेंगे, मतलब इन मंडीज़ से क्यों नहीं खरीदेंगे, बाहर से क्यों खरीदेंगे? क्योंकि बाहर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन मंडीज़ से खरीदेंगे तो उन्हें जो है टैक्सेस देने पड़ते हैं, बाहर कोई टैक्सेस नहीं है, तो कॉरपोरेट्स प्रेफर करेंगे बाहर से खरीदना, और वो फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस देंगे तो फार्मर प्रेफर करेंगे इनिशियली बाहर बेचना। और एपीएमसीज़ के पास जो है पैसा नहीं होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का, क्योंकि यहाँ तो कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा, कोई टैक्सेस मिल ही नहीं रहे हैं। तो इट इन लॉन्ग रन इट विल लीड टू डिसमेंटलिंग ऑफ एपीएमसी। तो ये हमारा हो गया। अब स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है इस बिल से? स्टेट को सबसे पहले प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है स्टेट का, क्योंकि ट्रेड एरियाज़ में हमारा कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो स्टेट के लिए ये लॉस ऑफ टैक्स है, लॉस ऑफ रेवेन्यू है। सेकंड इज़ इन लॉन्ग रन एपीएमसी अगर बंद हो जाते हैं तो इट विल लीड टू जॉबलेसनेस ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल जो वहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि मज़दूर हैं, बोरी उठाने वाले लोग हैं, आड़ती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब का जॉब एक मास जॉबलेसनेस होगा इस चीज़ का। थर्ड थिंग इज़ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें सेंटर का कोई राइट नहीं है लॉ बनाने का, ऐसा स्टेट्स का मानना है। वन मोर थिंग इज़, पहले क्या होता था कि एपीएमसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी जो है ये आड़तीज़ को जब लाइसेंस देती थी तो ये आड़तीज़ का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करती थी, आड़तीज़ इस लायक हैं कि नहीं है कि वो उनको लाइसेंस दिया जाए। और अब ट्रेड एरियाज़ में क्या है, ट्रेड एरियाज़ में कोई भी जाके खरीद सकता है, जिसके पास भी पैन है, मैं भी जाके, मेरे पास पैन कार्ड है, मैं भी जाके फार्मर से डायरेक्टली ख़रीद सकती हूँ, आप भी ख़रीद सकते हैं, बस एक ही क्राइटेरिया कि पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये सही नहीं है ये। तो अब हमारे एपीएम, ऐसा नहीं है कि एपीएमसी हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, एपीएमसीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एपीएमसीज़ में प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एपीएमसीज़ को डिसमेंटल कर दें। एपीएमसीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि एपीएमसीज़ में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं, इससे कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स का जो एंट्री है, पीछे न्यू पर्सन की एंट्री है इन मार्केट यार्ड्स में इज़ नॉट ईजी। पहले जो ट्रेडर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वही ऑपरेट कर रहे हैं, और वो न्यू प्लेयर्स को एंटर नहीं करने देते हैं जल्दी से, तो इट लीड्स टू रिडक्शन इन कंपटीशन। सेकंड जो प्रॉब्लम है, एपीएमसीज जो हैं वो प्रमोट नहीं, ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं मल्टीपल चैनल्स, मार्केटिंग के मल्टीपल चैनल्स को, जैसे कि एपीएमसी रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप रिटेलर्स को डायरेक्ट, फार्मर्स रिटेलर्स को, एपीएमसी लॉज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि फार्मर्स डायरेक्ट रिटेलर्स को नहीं बेच सकते, फार्मर्स बिग बिजनेसमैन्स को, कॉरपोरेट्स को नहीं बेच सकते। तो एपीएमसीज में चेंजेस की ज़रूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एपीएमसीज को डिसमेंटल कर दिया जाए लॉन्ग रन में, ये बिल्कुल गलत है। तो एपीएमसी से नॉन एपीएमसीज में शिफ्ट करना इज़ नॉट द आंसर, इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमें एपीएमसीज को ही फिर से उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है एपीएमसीज में। और अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि नए जो तरीके, नया जो ट्रेड एरियाज़ में जो ट्रेड हो रहा है उसमें मिडिल मैन नहीं रहेगा, उसमें भी मिडिल मैन रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज़ जैसे कि अमेजन है जो फूड प्रोडक्ट्स में भी डील करती है,
तो अमेज़न जाके छोटे-छोटे फार्मर्स से खरीदेगी नहीं, अमेज़न किसी मिडल मैन को कॉन्टैक्ट करेगी और वो मिडल मैन जो है इन छोटे फार्मर से खरीदेगा। तो मिडल मैन अभी जो है, अभी भी मिडल मैन काम करेंगे। वो मिडल मैन ये सेम आड़ती भी हो सकते हैं, कोई और भी लोग हो सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ प्राइवेट सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ सच अ लार्ज सेक्टर, 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पर ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से नहीं आ सकती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। ये सब हैं। और वन मोर थिंग, एमएसपी को जो है लीगलाइज कर देना चाहिए, एमएसपी को लीगल बना देना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ ओनली 6% ऑफ फार्मर्स जो हैं वो एमएसपी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सरकार जो है वो 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है, पर मोटा मोटी जो है दो क्रॉप का प्रोक्योरमेंट होता है, राइस एंड वीट, और बाकी सबका प्रोक्योरमेंट नहीं होता है ऑन एमएसपी। तो एमएसपी को लीगलाइज कर देना चाहिए। और ये 3 एक्ट्स जो हैं ये कंपनीज़ को फेवर कर रहे हैं, ना कि फार्मर्स को फेवर कर रहे हैं। ये मतलब इन लॉन्ग रन ऑल दीज 3 एक्ट्स आर फेवरिंग बिग कॉरपोरेट्स, नॉट द फार्मर्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इन एक्ट्स के बारे में। आपको अब कुछ और कोई और सोर्स के से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेंस में कोई भी आंसर इस एक्ट से रिलेटेड आएगा तो आप लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच।